हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की एक बहुत अच्छी कविता। ठीक है, इस कविता में हम पढ़ेंगे झांसी की रानी के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस कविता को पढ़ना, साथ ही साथ इस व्याख्या को पढ़ना। चलो, अब मैं हमेशा से क्लास के पहले एक बात कहती हूँ कि जल्दी से इस क्लास को सबके साथ शेयर कर दो, जिससे आपके सारे दोस्तों को पता चले कि प्रियंका मैम आपको हिंदी पढ़ा रही हैं, और वो भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो जान लो कि झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है। ठीक है, इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखना, अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आपको उसके कविता के कवि के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पर बात हो रही है कवयित्री की। यहाँ पर ये रचना कवयित्री ने लिखी है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा हुआ। ठीक है, कविता से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय पढ़ना है। जीवन परिचय यानी कि उनकी जन्म तिथि क्या थी, उनका जन्म कब हुआ था, साथ ही साथ उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, उनका साहित्य में क्या योगदान था, उनका भाव पक्ष क्या था, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी, ये सब आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे व्याख्या की। अगर आपको कोई किसी पंक्तियों की 4 लाइन अगर आपके पास आ जाए तो ऐसे नहीं लिख देना है कि वो पंक्तियां लिख दी और उसकी व्याख्या लिख दी, वो नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आप उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। मान लो 5 नंबर का आ रहा है, तो अगर आपने संदर्भ भी लिखा, प्रसंग भी लिखा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय, कवि परिचय। लिखा है क्रांति की अमर साधिका। ठीक है, क्योंकि ये कैसी थी, ये एक क्रांतिकारी, मतलब ये क्रांति के तरह ये कविताएं लिखती थी। मतलब इनकी कविताओं के पढ़कर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना पैदा होती थी, जागती थी। लिखा है क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर नामक गांव में हुआ था। याद रखना, इनकी जन्म तिथि, इनका जन्म स्थान, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अगर इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, इनके पिता रामनाथ सिंह थे। असहयोग आंदोलन में भाग दे लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया था। ठीक है, सबको पता है कि हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है। ठीक है, तो जब हमारे देश के कुछ लोग आगे आए और इन्होंने ठान लिया कि हमें अपने देश को आजादी दिलानी है, तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। उसमें से एक आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। तो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्होंने भी इस संग्राम में हिस्सा लिया और असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। इसके कारण क्या हुआ, इनकी जो स्कूल की शिक्षा थी, इनकी जो पढ़ाई थी, वो बीच में अधूरी छूट गई। आगे लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। अब जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, तो इनसे प्रेरित होकर इनके मन में जो भावनाएं थी अपने देश प्रेम के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, तो इनसे प्रेरित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुछ रचनाएं लिखी, और इनकी सारी रचनाओं में आपको देश प्रेम की भावना देखने को मिलेगी। फिर लिखा है सन 1948 ईस्वी में, इनका जन्म हुआ था 1904 में, 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1948 ईस्वी में हुई एक वाहन दुर्घटना मतलब कि एक एक्सीडेंट में नियति ने एक प्रतिभाशाली कवयित्री को हिंदी साहित्य जगत से अक्षमय ही छीन लिया। मतलब इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर नामक गांव में। इनके पिता का नाम था रामनाथ सिंह, और उनकी रचनाओं में क्या देखने को मिलता है, देशभक्ति की भावनाएं देखने को मिलती हैं। और सन 1948 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। इन्होंने किन किन रचनाओं का उल्लेख किया, किन किन रचनाओं को इन्होंने लिखा हुआ है। याद रखना, अगर आपको आ जाए कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। जैसे लेखक का स्त्रीलिंग शब्द होता है लेखिका, वैसे ही कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है
कवियत्री, और सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो एक कवियत्री थी। फिर लिखा है इनकी रचनाएं मुकुल, इनकी जो रचना है मुकुल इस संग्रह में, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, जहां पर बहुत सारी कविताओं का संग्रह हो, इकट्ठी की गई हो। इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो वसंत आदि कविताएं संग्रहित है। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वीर रस ही देखने को मिलता है। वीर रस यानी कि जिस कविता को पढ़ के सुन के आपके मन में उत्साह की भावना जागृत हो, वो होगा आपका वीर रस। इन्हें सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? काव्य संग्रह पर इन्हें सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरी इनकी रचना है त्रिधारा। याद रखना, पहली रचना का नाम है मुकुल, दूसरी रचना का नाम है त्रिधारा। इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित, और आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं झांसी की रानी की समाधि पर, ये त्रिधारा काव्य संग्रह से ली गई है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि झांसी की रानी की समाधि पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यह त्रिधारा काव्य संग्रह से ली गई है। इनके संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। ठीक है, इनकी तीसरी रचना सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, और जो उन्मादिनी, ये सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, ये सारे कहानी संकलन है। इनमें ये सारी कहानियां हैं, और ये जो ऊपर है त्रिधारा और मुकुल, ये सारी इनकी कविताएं हैं। याद रखना, इनकी कविताओं में हमेशा आपको वीर रस देखने को मिलेगा, यानी कि इनकी कविताओं में उत्साह की भावना, हमारे देश प्रेम की भावना निहित होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनका साहित्य में स्थान क्या था। याद रखना, आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है कवि का कवि परिचय। अगर ये 5 नंबर का पूछा जा रहा है तो आपको कवि के, उनकी रचनाएं, उनका भाव पक्ष, कला पक्ष, यानी कि उनकी रचनाओं में कौन सा भाव था, उनकी रचनाओं में और कौन कौन सी कलाएं थी, उनकी शैली क्या थी, ये सब आपको लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो उनकी भाषा थी प्रवाहमयी, ठीक है, माधुर्य गुण था उसमें, इसमें ओज गुण था। अब इनकी शैली कैसी थी ये लिख सकते हो, इन्होंने किस किस शैली का प्रयोग किया। अब बात करते हैं इनका साहित्य में क्या स्थान था। लिखा हुआ है, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है, यहाँ पे वीर नारी से तात्पर्य है झांसी की रानी। उनकी रचनाओं में इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा हुआ है। तो इन्होंने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में संस्मरणीय और नारी जगत के लिए एक आदर्श है। ठीक है, इन्होंने जिस कविताओं में जिसका उल्लेख किया है वो हमारे नारी जगत के लिए एक आदर्श है। आप सभी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। इनके काव्य के लिए आज भी इनको याद किया जाता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, अगर पूछ लिया जाए कि सुभद्रा कुमारी की चौहान की रचनाएं लिखिए, साथ ही साथ इनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए, और अगर 3 नंबर का आ रहा है तो आपको सिर्फ इनकी रचनाएं लिखनी है और इनकी काव्यगत विशेषताएं। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना क्वेश्चन आपको मार्क्स देखने हैं कि ये कितने नंबर का है। अगर 5 नंबर का आ रहा है तो उसमें जरूरी है कि आप उसमें कवयित्री की जन्मतिथि लिखें, उनका जन्म स्थान लिखें, उनकी रचनाएं और उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और उनका साहित्य में स्थान क्या है, ये सब आपको अपने पेपर में, अपनी कॉपी में ऐड करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैंने लिखा तो पूरा था लेकिन मुझे नंबर नहीं मिले। वो क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम अधूरा लिख देते हैं। ठीक है, और हमें लगता है हमने पूरा लिखा। अब मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 2 लाइनें लिख दी, तब आपको पूरे नंबर थोड़ी मिलेंगे। इसीलिए नंबर देख के ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। बहुत सारी चीजों में तो क्या होगा, आपको शब्द सीमा दी गई होगी, पत्र लेखन में शब्द सीमा दी गई होगी, निबंध लेखन में शब्द सीमा दी गई होगी। ठीक है, और अनुच्छेद लेखन, सब में आपको शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट दी गई है। आपको उन्हीं वर्ड लिमिट पे, उसी शब्द सीमा पे आपको अच्छा से अच्छा निबंध लिखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस कविता की। ध्यान रखना, हम जो कविता पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें इस कविता का संदर्भ और प्रसंग जानना जरूरी है। संदर्भ का मतलब होता है इस कविता में यह कविता कहां से ली गई है, साथ ही साथ इसके लेखक कौन है, इसकी कवयित्री कौन है। तो अगर इस कविता की बात करें तो यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब बात करते हैं प्रसंग की। ठीक है, प्रसंग में बताया जाता है कि उस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है अथवा किसके बारे में बात की है। तो आप ऐसा बता सकते हो कि झांसी की रानी की समाधि कविता पर
कवि कवयित्री ने हमें देश प्रेम की भावना से की प्रेरणा दी है, साथ ही साथ हमें झांसी की रानी की वीरता, उनके शौर्य का वर्णन किया हुआ है। ऐसे ही आपको लिखना है प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें झांसी की रानी की वीरता के बारे में बताया है कि किस तरीके से आज उस महान विभूति की, उस महान योद्धा की समाधि पर को आज भी लोग याद करते हैं, आज भी उनकी समाधि पर जाते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इन पंक्तियों की। अगर ऐसे 4 पंक्तियां एग्जाम में आ जाएं तो आपको क्या करना है, आपको उसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है। अगर पूरे नंबर चाहिए तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लिखा है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ठीक है, यह समाधि मतलब जहां पर इंसान को मरने के बाद जहां पे उनकी समाधि बनाई जाती है, जिससे लोग उन्हें हमेशा याद रखें। ठीक है, दिव्य मतलब कि देवताओं के समान दिव्य। लीला स्थली का मतलब है यहाँ पर कर्म स्थली से ध्यान रखना। लीला स्थली यानी कि उनकी कर्म स्थली, जहां पे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई। ठीक है, अगर इसकी पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे तो इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यहाँ पर जो रानी यहाँ भी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो एक समाधि पर बैठकर इस कविता को लिख रही, तो वो कह रही है इस जो समाधि है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेर। इंसान जब मर जाता है तो वो सिर्फ एक राख की ढेर बन जाता है, तो कवियत्री कह रही है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, और जिसने स्वयं जलकर अपने प्राण अपने देश के लिए बलिदान करके एक स्वतंत्रता की एक नया आयाम रचा है, और साथ ही साथ एक स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी मतलब हमारे देश के गौरव को बढ़ाया। दिव्य आरती फेरी मतलब कि हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अर्थात कवयित्री सुभद्रा कुमारी कह रही है कि ये जो समाधि यहाँ पर बनी हुई है, यह समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई छिपी हुई है। जलकर, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक दिव्य आरती फेरी। ठीक है, फिर है यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये जो समाधि आपको दिखाई दे रही है एक छोटी सी समाधि है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, अंतिम लीला स्थली, और ये उनकी अंतिम कर्म भूमि है, उनकी अंतिम कर्म स्थली है, जहां पर वो लड़ते लड़ते, मर्दानी मतलब कि मर्दों के समान लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई थी। ठीक है, अगर पूरी कविताओं की व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में यहाँ पे लिखा है यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। जो समाधि आपको दिखाई दे रही है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है। इसमें क्या है, रानी के शरीर की राख है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की दिव्य आरती उतारी थी। यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और उनके देशभक्ति की निशानी। ये जो समाधि यहाँ पे दिखाई दे रही, ये उनके त्याग की और उनकी अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम की निशानी है। यह स्थान रानी की जीवन लीला का अंतिम स्थल है। ये जो स्थान है उनके जीवन लीला यानी कि उनके जीवन की अंतिम स्थली, यहीं पर वो शहीद हुई थी, जहां रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं का बलिदान कर दिया, स्वयं के प्राणों को मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया। ठीक है, याद रखना, आप अगर ऐसे 4 पंक्तियां एग्जाम्स में आ गई तो आपको इनकी व्याख्या करनी है संदर्भ और प्रसंग सहित। ठीक है, अब जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य कि इसमें कवयित्री ने क्या क्या बताया। कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है। साथ ही साथ उनकी जो भाषा है वो सरल और सुबोध, और उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अगर पूछ लिया जाए कि झांसी की रानी की समाधि पर इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस बोली का प्रयोग, तो इसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शैली, इनकी शैली कैसी है, ओजपूर्ण आख्यानक गीति शैली है।
ठीक है। फिर उन्होंने इसमें कौन सा रस है, ये जो कविता थी उसमें है वीर रस। छंद कौन सा है, तुकांत छंद और मुक्त छंद। गुण कौन कौन से है, प्रसाद गुण है और ओज गुण है, ठीक है। शब्द शक्ति अभिधा है, ये सब आपको आपके काव्य सौंदर्य में लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्लास में पूछ रहे थे कि मैम काव्य सौंदर्य कैसे लिखनी है, तो मैंने आपको इस पूरी क्लास में आपको बताया है कि काव्य अगर पूछा जाए कि काव्य सौंदर्य, तो ऐसे ही आपको काव्य सौंदर्य मतलब कि उस काव्य में, उस कविता में क्या क्या बताया गया है, यही सब आपको लिखना है। बहुत आसान है, आपको बताना है उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। हम लोगों ने व्याकरण में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो जरूरी नहीं आप हर एक कविता का अलग अलग से काव्य सौंदर्य पढ़े। आप जब वो कविता पढ़ रहे हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, वीर रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार। इसके लिए आप जो ग्रामर वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, तभी आप किसी भी कविता का काव्यगत सौंदर्य लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक अगली पंक्ति है, उसकी व्याख्या हम देखते हैं। पंक्ति है, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। यहाँ पर लिखा है यही कहीं पर वह बिखर गई वह भग्न। भग्न का मतलब होता है टूटा, ठीक है, टूटी हुई। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि यही कहीं वो लड़ते लड़ते एक टूटी हुई विजयमाला के समान गिर गई थी। यही कहीं, ये जो समाधि स्थल है यहीं पर बिखर गई, मतलब वो यहाँ पर टूटी हुई विजयमाला के समान वो यहीं पर, इसी समाधि पर वो बिखर के गिर पड़ी थी। उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति सालासी, और उनके जो फूल है वो आज भी यहाँ संचित है, और ये एक स्मृति साला के समान प्रतीत हो रही है। कैसी दिखाई दे रही है, एक स्मृति साला के समान, क्योंकि यही इसी स्थल पर जो झांसी की रानी है वो वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते एक विजय माला के समान यहीं पर ढेर हो गई थी। सबको पता है कि जब झांसी की रानी जो है वो अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, क्योंकि अंग्रेज हमारे भारत को अपना गुलाम बना के रखे थे, और जो झांसी की रानी थी वो अपने भारत देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से भिड़ पड़ी थी। तो जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिस वीरता के साथ, जिस साहस के साथ, जिस शौर्य के साथ, तो इन्हीं सब बातों को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन कविताओं में बताया है। अब यहाँ पे कवित्री ने जो कविता लिखी है वो उसका शीर्षक है कि झांसी की रानी की समाधि पर। अब कवित्री ने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से वो झांसी की रानी की समाधि पर बैठकर एक अत्यंत मनोहर, एक बहुत अच्छी वीर रस से युक्त कविता लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। सहे वार पर वार अंत तक मतलब उनकी जब तक उनके प्राणों में, जब तक उनके हृदय में एक आखिरी धड़कन बची थी, जब तक उनके शरीर में जान थी, जब तक उनके शरीर में रक्त की एक आखिरी बूंद थी, तब तक वो अंत तक लड़ते लड़ते आखिर ढेर हो गई। लड़ी वीर वालासी, और वो एक वीर बाला की तरह, एक वीर बालिका की तरह उन्होंने युद्ध भूमि में युद्ध किया। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी, और अंत में जैसे हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो वही आहुति के समान एक चिता पर चढ़ पड़ी, और उनकी जो क्रांति थी, वो उनकी जो ज्वाला थी वो दूर दूर तक चमक उठी। यानी यहाँ पर कवियत्री का तात्पर्य है कि अंत तक, जब तक उनके शरीर में आखिर तक प्राण थे, तब तक वो बहुत ही वीरता साहस के साथ वो लगातार अंग्रेजों से युद्ध लड़ती गई। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए उन्होंने अंत में अपने प्राणों की बलि दे दी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को समझते हैं। लिखा है, कवियत्री कहती हैं, अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर पड़ी। वो अपनी समाधि के आसपास कैसी, टूटी हुई विजयमाला के समान युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के जो अंग हैं वो यहीं कहीं बिखर गए। अब युद्ध भूमि में वो अंग्रेजों से लगातार युद्ध कर रही थी, उनके जो अंग हैं वो यहीं कहीं इसी समाधि के निकट बिखरे हुए पड़े थे। इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां, उनकी जो अस्थियां होती हैं
उनकी जो अंतिम राख होती है उसको एकत्रित करके मतलब इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिया गया है, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी मतलब देश की आने वाली नई जनरेशन, नई पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से प्रेरणा ला सके। जिससे हमारे जो उनकी समाधि क्यों बनाई गई, ताकि उनकी समाधि को देख के हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो उनसे प्रेरणा ले, उनसे प्रेरित हो। कवियत्री कहती है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रही। अंतिम सांस तक जो शत्रुओं के जो तलवारों के जो वार थे वो सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है। हम देखते हैं कि जब यज्ञ कुंड जो होता है उसमें हम आहुति देते हैं तो बहुत तेज अग्नि प्रज्वलित होती है, जलने लगती है। ठीक उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। जब लोगों ने देखा कि जो झांसी की रानी थी वो स्वयं अपने देश के लिए आत्म बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, तो ये बात सुनकर वो आसपास वहां पर जितने लोग थे उनके मन में भी अपने देश के प्रति लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए एक भावना की चिंगारी पनप गई, चिंगारी फूल गई। लिखा है उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की जो आग थी वो चारों ओर फैल गई। अब सब लोग अपने देश को आजाद करने के लिए एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए। ठीक है, चलिए अब इसका काव्यगत सौंदर्य है। कवियत्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए युवकों का आह्वान किया। आह्वान करना यानी कि बुलाना। जब हम पूजा करते हैं तो भगवान का आह्वान करते हैं, मतलब हम अपने भगवान को वहां पर बुलाते हैं। भाषा सरल खड़ी बोली है। इनकी पूरी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शैली ओजपूर्ण और आख्यानक गीति शैली है। रस वीर है, वही छंद तुकांत और मुक्त है। गुण ओज एवं प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति इनकी अभिधा है। ये हो गई इनकी काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, चलिए तो अब हम हमारी अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। मैं फिर से आपको एक बात बताऊंगी कि आप अगर 4 पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं तो उसको संदर्भ प्रसंग सहित करेंगे, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छे से आपको पेपर करना है। 3 घंटे दिए हैं, 3 घंटे में आपको अपना टाइम भी मैनेज करना है। ठीक है, और क्या करना है, शब्दों को थोड़ा सा अंतर देखे लिखना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, बीच में गैप दिया है, ऐसे ही आपको गैप देना है। एकदम से खिचड़ी नहीं पकानी, जिससे क्या हो कि आपका जो टीचर है कॉपी चेक कर रहा है वो अच्छे से चेक ही ना कर पाए। थोड़ा सा अच्छे से लिखना, स्वच्छ लिखावट लिखना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो बच्चे बहुत सारे कहते कि मैम मेहनत तो पूरी की थी, लिखा भी पूरा था, लेकिन नंबर नहीं मिल पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से लिखना है, स्वच्छता से लिखना है। ठीक है, अब जानते हैं, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नेत है स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी। और यहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी है। बढ़ जाता है मान यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सम्मान का। ठीक है, कवि कह रहे हैं, कवियत्री कहती हैं कि वीरता मतलब वीर योद्धाओं का सम्मान और अधिक बढ़ जाता है जब वो रण में बलि हो जाते हैं। रण मतलब कि युद्ध भूमि, रण क्षेत्र। ठीक है, तो युद्ध भूमि। कवियत्री कह रही हैं, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। जो वीर रण में मतलब कि युद्ध क्षेत्र में जो अपना आत्म बलिदान देते हैं, जो प्राण न्यौछावर देते हैं, उनका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। और मूल्यवती यानी कि मूल्यवान, और जो सोना होता है उससे भी अधिक मूल्यवान होता है उसकी सोने की भस्म। सोने की जो भस्म होती है वो सोने से भी अधिक मूल्यवान है। तो यहाँ पर कवियत्री ने तुलना की है कि किस तरीके से जो वीर योद्धा मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, उनका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार जो सोना है वो पूरा जल जाता है और उससे बची जो राख होती है, जो भस्म होती है, उसका मान्य, उसका मूल्य ज्यादा होता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नहते स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी। और अब झांसी की रानी से भी ज्यादा प्यारी हमें उनकी ये समाधि है। रानी से भी अधिक हमें अब ये
उनकी समाधि प्यारी है। यहाँ पर निहित है मतलब यहाँ पर व्याप्त है स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी, मतलब यहाँ से हमें हमारे देश के आजाद होने की, हमारे देश की स्वतंत्रता की मिलने की हमारी उम्मीदें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। अर्थात कवयित्री कह रही है कि जो भी वीर योद्धा रणभूमि में अपना आत्म बलिदान देते हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, वो और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं, उनका और अधिक सम्मान बढ़ जाता है। जिस प्रकार सोने से भी ज्यादा उसकी जो भस्म होती है वो मूल्यवान होती है, और हमें अब रानी से भी ज्यादा अधिक उनकी ये समाधि प्यारी है, क्योंकि इस समाधि के अंदर ही, इस समाधि में ही स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी निहित है, व्याप्त है। इसकी व्याख्या को आप समझेंगे। लिखा है, कवयित्री कहती है कि स्वतंत्रता पर बलि देने होने से जो वीर होते हैं, जो वीर योद्धाएं होती हैं, जो वीरांगनाएं होती हैं, उनका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान दिया, उन्होंने भी युद्ध में अपने प्राण गवाए, वो भी शहीद हुई, अतः उनका सम्मान उसी प्रकार और अधिक बढ़ गया। जिस प्रकार जो सोना होता है, सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि अब जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, हमें उनकी स्वयं रानी लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा अधिक प्यारी है। क्यों? क्योंकि ये समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी छिपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता, ठीक है, पराधीनता मतलब दूसरों के अधीन रहना, गुलामी, तो पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा देती है। और ये जो उनकी समाधि है, ये हमें हमेशा अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए, देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए हमें ये प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है। लिखा है, कवयित्री ने झांसी की यहाँ पे क्या किया है, युवाओं का फिर से आह्वान किया है, साथ ही साथ इन्होंने उनकी इस पवित्र समाधि को ज्यादा अधिक मूल्यवान बताया है। भाषा उनकी खड़ी बोली है, गीति उनकी वही है, शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति शैली है, और रस में इन्होंने पूरी कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है। छंद तुकांत है और मुक्तक छंद है, गुण ओज एवं प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति अमीदा है। ये सारे हो गए इसकी काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। याद रखना, एग्जाम से पहले सबको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमें पूरे नंबर चाहिए और पेपर तो पूरा हल करना है, बहुत अच्छे से कॉपी लिखनी है। इस बार हिंदी के पेपर में हमें बहुत अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारी अगली पंक्ति देखते हैं। लिखा है, इससे भी सुंदर समाधियां, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। इससे भी सुंदर समाधियां। अब कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इस समाधि से भी अधिक सुंदर समाधियां हमने देखी हुई हैं, हम जग में है पाते। इस समाधि से भी अधिक अच्छी समाधियां हमें इस जग में देखने को मिलती है, इस संसार में देखने को मिलती है। उनकी गाथा पर निशीथ, निशीथ का मतलब होता है आधी रात, याद रखना, निशीथ का मतलब होता है आधी रात। और ये जो उनकी समाधियां हैं, उनकी गाथा पर आधी रात में सिर्फ क्षुद्र यानी कि जो छोटे कीड़े मकोड़े, जो छोटे सूक्ष्म जंतु हैं, वो ही गाते रहते हैं। हम देखते हैं ना रात को समाधि स्थल पर तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो आवाज निकालते हैं। तो कवयित्री कह रही हैं कि उनकी गाथा पर आधी रात में छोटे छोटे जीव जंतु ही गाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में, गिरा, गिरा का मतलब होता है वाणी, ठीक है, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की बानी। अमिट मतलब जिसे कोई मिटा ना सके। तो कवयित्री कहती है, लेकिन कवियों की इस अमर वाणी में, अमर बाड़ी में जिसे कोई, जिसकी कहानी को कोई मिटा नहीं सकता, स्नेह और श्रद्धा से सब लोग गाते हैं वीरों की बानी। मतलब वीरों की इस बाणी को, इस भाषा में, इस जो कवयित्री हैं, इनकी जो समाधि स्थल पर सारे जो कवि हैं वो अपनी अमर वाणी में इनकी अमिट कहानी कहते हैं, ऐसी कहानी जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। लिखा है, कवयित्री कहती हैं कि संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां बनी हुई हैं, लेकिन इसका महत्व भी इस समाधि से कम ही है। लेकिन ये जितनी समाधियां हैं उनका महत्व इस समाधि से कम है। उन समाधियों पर रात में
गीदड़, झिंगुर, छिपकली आदि जो छोटे छोटे जंतु होते हैं वो गाते रहते हैं, अर्थात वे समाधियां अत्यंत उपेक्षित हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करता, जिन पर सिर्फ तुच्छ जंतु ही निवास करते हैं। लेकिन कवियों की अमर वाणी में झांसी की रानी की समाधि की कभी समाप्त ना होने वाली कहानी गाई जाती है, क्योंकि रानी की समाधि के प्रति उनमें एक श्रद्धा भाव है। अब जो कवि है वो झांसी की रानी की समाधि पर एक बहुत ही अमित कहानी, मतलब ऐसी कहानी गाते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनके मन में झांसी की रानी के प्रति एक अत्यंत ही श्रद्धा भाव है। वो झांसी की रानी को पूछते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस तरीके से हमें भी अपने देश, हमारी जो मातृभूमि है वो हमारे लिए सर्वोच्च होने चाहिए, हमारा सब कुछ होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका काव्य का सौंदर्य क्या होगा। इसमें लिखा है कवयित्री ने रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया है, साथ ही साथ इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक भाषा है, मतलब साहित्य से भरपूर है और खड़ी बोली है। शैली आख्याना गीति की ओजपूर्ण शैली है, रस वीर हो गया, इसमें गुण प्रसाद और योज है, शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। अभी तक हम अभिधा पढ़ रहे थे, अब व्यंजना है। अलंकार हमेशा यहाँ पे जितनी भी आप पंक्तियां देखेंगे उन सब में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहां पर कोई एक अक्षर, कोई एक वर्ण रिपीट क्या हो, जहां पर किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अब है हमारी अगली पंक्ति, लिखा है बुंदेले हर बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है यह लक्ष्मी मर्दानी की। लीला स्थली यानी कि फिर से यहाँ पर बात करेंगे उनकी कर्म भूमि, कर्म स्थली। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है बुंदेले हर बोलो के मुख। अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बुंदेलखंड से थी, यहाँ से कहा है बुंदेले हर बोलो, मतलब बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुख से हमने एक कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी, और जो मर्दों के जैसे, पुरुषों के जैसे वो झांसी, वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, वो झांसी की रानी है। बुंदेले हर बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह जो समाधि है ये उनकी चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की, मतलब ये जो उनकी समाधि स्थल दिखाई दे रहा है ये उनकी अंतिम कर्म स्थली, यहीं पर लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है, अर्थात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने अंतिम पंक्तियों में बता रहे हैं कि यही उनकी समाधि स्थल है जहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की बलि दे दी थी, अपने प्राण अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिए थे। ठीक है, लिखा है बुंदेले और हर बोलो के मुंह से हमने एक गाथा सुन रखी है कि लक्ष्मीबाई है वो पुरुषों की भांति, यानी कि पुरुषों की तरह वीरता से लड़ी। यह जो समाधि है यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, यही उस वीरांगना की अंतिम कार्यस्थली है। ऐसी जगह पर लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो याद रखना अगर आप इस कविता की व्याख्या करते हो तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, और अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए तो आपसे बन जाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने व्याख्या में सब कुछ पढ़ लिया। हमारा इस पार्ट से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसके सारे आंसर्स हमारे पास हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।